हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में उन छोटे छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह हम अपना प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी राजवंशों को आज खत्म करेंगे। उसमें से पहला राजवंश पढ़ना है पाल वंश, जो कि बिहार बंगाल के क्षेत्र में इस वंश का उदय हुआ है और ये बौद्ध धर्म के बड़ा जनसभा करना स्टार्ट करते हैं। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के ब्रजियन शाखा के अनुयायी थे। पाल वंश बिहार बंगाल के क्षेत्र में थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। उन्होंने बिहार शरीफ यानी नालंदा में अदोनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल था। इसने कनौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, किंतु इसकी पराजय हुई। इसी कारण पाल साम्राज्य का विकास रुका। धर्मपाल ने भागलपुर यानी बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार स्थापना की। उत्तरापद स्वामी का उपाधि धर्मपाल ने धारण किया और इस उपाधि से गुजराती कवि सोहन से संबंधित संबोधित किया था। अगला शासक देवपाल बना। इसने राजधानी मुंगेर को बनाया। इसके दरबार में अरब यात्री सुलेमान आया था और इसने बंगाल का रुहमा शब्द से संबोधित किया था। वही पाल वंश प्रमुख अभियान है। इस वंश का अगला शासक महिपाल बना। महिपाल ने पाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ किया, जिस कारण से इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। इसने आति दीपंकर नामक बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में एक दूत मंडल तिब्बत में ब्रजयन शाखा के प्रचार के लिए भेजा। यानी अति दीपंकर नामक एक बौद्ध भिक्षु था। इसके नेतृत्व में एक दूत मंडल किसने भेजा था? महिपाल ने भेजा था, इसलिए कि ब्रजयन शाखा का प्रचार तिब्बत में हो सके। इसी के काल में चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण से पाल वंश का बिखर गया। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल थे। इनकी मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो गया। पाल वंश के स्थान पर बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश का उदय हुआ। इस तरह से पाल वंश क्या हुआ? अंत हो गया। अगले शासक हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सेन वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेन वंश ये किसके स्थान पर थे? तो पाल वंश के स्थान पर। सेन वंश के संस्थापक इस वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इस वंश का अगला शासक विजय सेन था। सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी, यानी नदिया बंगाल में थी। विजय सेन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन ने अपनी दो राजधानी बनाई थी। फर्स्ट राजधानी विजयपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में था। दूसरी राजधानी विक्रमपुर, जो कि पूर्वी बंगाल में था। यह वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। विजय सेन ने परमेश्वर परम भट्टाकर महाधिराज की उपाधि धारण की थी। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन था। बल्लाल सेन विद्वान एवं समाज सुधारक था। दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर की रचना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से लक्ष्मण सेन ने इसको पूरा किया। यानी अद्भुत सागर की रचना करने के दौरान ही किसकी मृत्यु हो गई? बल्लाल सेन की। बल्लाल सेन की अधूरी किताब रह गई थी, जिसको पूरा किसने करवाया था? लक्ष्मण सेन ने करवाया था। इसके दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश समाप्त हो गया। परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण की थी। लक्ष्मण सेन सेन वंश के प्रथम शासक थे, जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। इससे पहले अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था। इस तरह से हमारा सेन वंश भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जो प्रमुख छोटे छोटे राजवंश है उसको हम पढ़ते हैं। जैसे गुर्जर प्रतिहार गुजरात के। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हुई थी। प्रति प्रतिहारों के अभिलेख में प्रतिहारों का अभिलेख में उन्हें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण सेन का वंश बताया गया। यानी प्रतिहारों को क्या बताया गया है? श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सब वंशज है गुर्जर प्रतिहार लोग। पुलकेशिन द्वितीय के होल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। जो पुलकेशिन द्वितीय के होल अभिलेख है ना, उसमें सर्वप्रथम गुर्जर जाति का ही उल्लेख मिलता है। इस वंश का संस्थापक नाग भट्ट प्रथम था। नाग भट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। इस वंश का दूसरा सबसे प्रभावशाली शासक वत्सराज था।
इसी के समय कन्नौज के लिए त्रिस्तरीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब आ जाए इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक की बात की जाए तो मिहिर भोज बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दिया। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। मिहिर भोज ने गुर्जरों की शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचा दी थी। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल शासक बना। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र द्वितीय को पराजित किया। महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण आदि की रचना की थी। राजशेखर ने स्कंद पुराण में इस वंश को गुर्जर कहा गया है। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल बना। यशपाल के बाद यह वंश स्वतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस तरह से गुजरात के क्षेत्र का एक जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसका भी अंत हो गया। अब हम चंदेल शासक जिसे जाट भोती वंश कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तेया वंश मध्य प्रदेश क्षेत्र में था, जो कि जयजाक भूति वंश भी कहा जाता है। चंदेल शासक ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बेसल शैली यानी द्रविड़ शैली प्लस नागर शैली को जन्म दिया, यानी कि दोनों से मिश्रित बना था। कौन सा? बेसल शैली। द्रविड़ शैली और नागर शैली को मिलाकर कौन सा शैली निर्माण हुआ? बेसल शैली। यह किसके शासनकाल में ज्यादा उदय हुआ था? चंदेल शासक के समय में। बेसल शैली को मिश्रित शैली भी कहते हैं। मध्य भारत में बनने वाले अधिकांश मंदिर बेसल शैली से ही बनी है। प्रारंभ इसकी राजधानी कालिंजर यानी महोबा थी, किंतु बाद में यह खजुराहो में हस्तांतरित किया गया। इस वंश के संस्थापक ननुक थे। यशोवर्मन जो कि अगला शासक बना, इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया। इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्थ मंदिर भी कहते हैं। दंग जो कि अगला शासक बना, कौन बना? दंग। यह शिव को मानता था। इसने खजुराहो में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया और जिसे कंदरिया महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल की मूर्ति है, जो कि सबसे बड़ी नंदी बैल की प्रतिमा है। राजा दंग ने जिनाद, विश्वनाथ और बैद्यनाथ का निर्माण करवाया। दंग ने प्रयाग में गंगा यमुना संगम पर जल समाधि ले ली। नंदी बैल की सबसे बड़ी प्रतिमा ये हो गया कंदरिया महादेव की मंदिर। अब आ जाए विद्याधर, जो कि सबसे प्रतापी शासक था। इसने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि महमूद गजनी का सामना नहीं किया, बल्कि डर से भाग गया था, जिसके कारण से राज्यपाल की हत्या कर दिया था विद्याधर ने। विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक विरोध किया। परम दिंग देव अंतिम शासक, इससे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित कर दिया और इसके क्षेत्र को अपने में मिला लिया। अल्लाह और उदल दोनों भाई परमा सिंह देव का सेनापति था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो गई। परम सिंह देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके कारण से उसका मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत को क्या किया? अपने में मिला लिया। चंदेल वंश संक्षिप्त क्रम देखा तो नंदुक संस्थापक था। यशोवर्मन चतुर्थ मंदिर का निर्माण किया था। दंग कंदरिया महादेव का निर्माण किया था। विद्याधर महमूद गजनी का सफल विरोध किया था। परमादिदंग अंतिम शासक था। चंदेल शासक का क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश का मलवा वाला क्षेत्र था, जिससे सत अल्लाह रुदल की वीरगाथा बुंदेलखंड क्षेत्र चल राजा से संबंधित था। इस तरह से हमारा चंदेल वंश भी खत्म हो गया। अब छोटे छोटे कुछ राजवंश है जिससे हम खत्म कर दे, जैसे कि मैत्रक वंश, इसका संस्थापक भट्टार्क ने किया था। यह वंश गुजरात के सौराष्ट्र में था। इसकी राजधानी बल्लभ थी, जो कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। गुप्तों के सामंत थे। कलचुरी वंश जिसे चेदी वंश भी कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी के क्षेत्र में था। इस वंश के संस्थापक कोकल प्रथम था। इन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गंगेदेव था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। गौड़ वंश यह बंगाल के क्षेत्र में था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक शशांक था। इसने राजवर्धन की हत्या कर दी थी और महाबोधि वृक्ष को कटवाकर इसके जड़ों में आग लगा दिया था। इसकी हत्या हर्षवर्धन ने कर दी, जिसके बाद यह वंश स्वतः ही क्या हो गया? धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके बाद पूर्वी गंग वंश जो कि उड़ीसा के क्षेत्र में था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में था। इस वंश के संस्थापक आनंद वर्मन ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। इसी वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया था, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसी वंश के शासक
नरसिंह देव ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया। काकतीय वंश जिसे तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना के क्षेत्र में एक छोटा सा वंश है। इसका संस्थापना बौटा प्रथम ने किया था। इस वंश का अगला शासक रुद्र प्रथम बना। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वारंगल को बनाया था। इस वंश का अगला शासक प्रताप रुद्र देव था, जिसके सामने मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। इसने बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी सोने की प्रतिमा को जंजीर लगाकर कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेंट किया। इसके बाद यह वंश स्वतः क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस वंश पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब आ जाए यादव वंश। यह महाराष्ट्र के देवगिरी क्षेत्र में थे। इनके इसका संस्थापक विलम फाइफ है। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का शासक प्रतापी शासक सिंघनन था। इस वंश का शासक रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने पराजित कर दिया था, किंतु इसकी वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का जागीरदार बना दिया था। किसको? रामचंद्र देव को। होयसल वंश या यादव वंश के समान थे। इन्होंने अपनी राजधानी द्वार समुद्र यानी आधुनिक हेलविड को बनाया था। इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इन्होंने वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर बनवाया था। इस वंश का अंतिम शासक वीरबलाल तृतीय था। इसे मलिक काफूर ने पराजित कर दिया और यह वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। छोटे राजवंश के क्षेत्र और राजधानी विषय ध्यान रखें। महत्वपूर्ण शासक उनकी राजधानी भी क्या रखे? याद रखें, क्योंकि इनसे क्यों राज्य राजधानी के बारे में पूछा जाता है। अब कश्मीर का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी संस्कृत के कलहन की पुस्तक राज तरंगिणी से मिलती है। राज तरंगिणी एक ऐसा संस्कृत साहित्य है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किया गया है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कलहर ने पक्षपात रहित होकर राजा के गुण और दोष दोनों का वर्णन किया है। कारकट वंश तीन वंश थे, जिसमें से कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। पहले हम कारकेट वंश पढ़ेंगे, इसके बाद उत्पल वंश, इसके बाद लोहार वंश। ये हो गया कारकेट वंश, ये हो गया उत्पल वंश, ये हो गया लोहार वंश। तो कारकेट वंश इस वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन था, जिसके दरबार में वेनसंग कश्मीर आया था। कारकाट वंश के बाद कश्मीर छोड़ आया था। इसके बाद आगे पढ़ेगा। इसका दुर्लभ वर्धन तो इसका हो जाएगा अवंती वर्मन, इसका हो जाएगा संग्राम राज्य। तो पहले पहले हम पढ़ते करकट वंश। इस वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन है। इसके दरबार में होनसंग जो कि कश्मीर आया था। इस वंश का शासक तारापिंड सबसे क्रूर शासक था। इस वंश का सबसे योग्य शासक ललितादित्य मुक्तापिंड था, जिसने मालवा के चंदेल शासक विष्णु वर्मन को पराजित किया था। कश्मीर में सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर ललितादित्य द्वारा बनवाया गया था। तक्षशिला, राजपूताना, सिंहपुर, उसरी और पुंछ इसी वंश का क्षेत्र था। उरी था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक जयपिंड था। दामोदर गुप्त उदय भट्ट क्षीर नामक विद्वान जयपिंड के दरबार में रहा करता था। 810 ईस्वी में जयपिंड की मृत्यु हो गई और 9वीं सदी के प्रारंभ में कारकाट वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। कारकाट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का अधिकार हो गया। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। इन्होंने अवंतीपुरम नगर बनवाई थी। रत्नाकर आनंदवर्धन नामक कवि अवंती वर्मन के दरबार में रहा करते थे। अवंती वर्मन एक योग मंत्री सुर था। अवंती वर्मन के समय में शिव नामक अभियंता ने नहरों से सिंचाई का निर्माण करवाया था। अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी शंकर वर्मन जो कि गुर्जरों को जीतकर अपने साम्राज्य में विस्तार किया था। अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुगंधा ने शासन किया। इस वंश में प्रथम महत्वाकांक्षी शासिका रानी विद्या थी, जो कि गुप्त की पत्नी थी। इनकी मृत्यु के बाद इस वंश का वागडोर संग्राम राज्य के हाथ में आ गई, किंतु संग्राम राज्य इस वंश का अंत करके लोहार वंश की स्थापना कर दिया। तो उत्पल वंश के बाद कौन सा आया था? लोहार वंश। इसके संस्थापक संग्राम राज थे। संग्राम राज ने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनी से लड़ने के लिए भेज दिया था कि जा त्रिलोचन उनसे लड़ लेना। इस वंश का शासक हर्ष एक योग शासक था। इसके समय में कश्मीर में भीषण अकाल पड़ा था। इसने नीरो की उपाधि धारण किया था। कौन? हर्ष ने। हर्ष स्वयं एक कवि था। कई भाषाओं एवं विधाओं का ज्ञाता था। इसके दरबार में कलहर नामक विद्वान रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। इसी एक काल में राज तरंगिणी पुस्तक पूर्ण हुई थी। इसके बाद कश्मीर पर यवन आक्रमण हो गया और यवन आक्रमण के बाद कश्मीर पर तुर्कों के अधिकार कर लिया और इस
सबसे युग तुर्क शासक जैनु आबेदीन थे और इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इस तरह से हमारा सभी छोटे छोटे राजवंश या बड़े राजवंश खत्म हो गए, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब प्राचीन भारतीय के थोड़ा सा वास्तु कला है जिसमें हम मूर्ति कला और मंदिर कला के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं।